भारत में पंचायती राज व्यवस्था और शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज शासन का, सरकार का तीसरा स्तर है। भारतीय संविधान की स्थापना के वक्त भारत संवैधानिक रूप से शासन के केंद्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर की स्थापना कर पाया और देश की आज़ादी के बाद संविधान के निर्माण के साथ फिर भाषागत आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। उसके बाद भी राज्यों की संख्या बढ़ती गई और फिर भारत में शासन की दो इकाइयाँ जो है विकसित हुई, मजबूत हुई। क्षेत्र दलों की स्थापना हुई जिन्होंने भारतीय सेंटर स्टेट रिलेशन, फेडरलिज्म को बिल्ड करने का प्रयास किया और काफ़ी लेट जा कर के हमें शासन के तीसरे स्तर को मजबूत करने का एहसास हुआ और फिर हमने संवैधानिक अमेंडमेंट करके 73rd और 74th अमेंडमेंट को लागू करके 29 विषय पंचायतों को और शायद 18 विषय शहरी निकायों को डिवॉल्व करने का फैसला लिया। पर भारत में हुआ ये है, संविधान संशोधन करने से, संविधान के आर्टिकल 243 में प्रोविज़न ऐड करने से विषय तो दे दिए गए, असाइन कर दिए गए, पर प्रैक्टिकली अधिकांश राज्यों में पंचायतों को ये विषय सौंपे नहीं गए। पूरे भारत में शायद कर्नाटका ही एक ऐसा देश है, स्टेट है, जहाँ पर कि सारे विषय जो है पंचायतों को हैंड ओवर करने की कोशिश हुई है, पर उसमें के भीतर भी कई दोष पाए जाते हैं। अगर हम अपने हिमाचल की बात करें, हम देखें तो पंचायत को जो 29 विषय दिए हैं, जिसमें शिक्षा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जंगल का, प्राइमरी स्वास्थ्य, मेले और बहुत सारे विषय जो है शामिल है। पर जब हम इफ़ेक्टिवली देखते हैं तो पंचायत के पास फंक्शन तो है पर फंक्शनरी नहीं है और उसके बाद फाइनेंसेस की भी दिक्कत है। तो जो ट्रिपल एफ, जिससे कि सही मायनों में शक्तियों का डेवोल्यूशन होता है, वो लेकिंग है। पंचायत में आज फंक्शंस हैं दिए गए, पर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंक्शनरीज नहीं, कर्मी नहीं, मेम्बरान नहीं, जिसके कारण इसको हम प्रशासनिक अमला कह सकते हैं या 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 काम करने वाले लोगों का की टीम नहीं है पंचायत में। अगर पंचायत के प्रशासन की बात करें तो आपको पंचायत में एक पंचायत सेक्रेटरी या पंचायत सहायक और एक चौकीदार मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त केवल निर्वाचित पदाधिकारी और प्रधान, उप प्रधान और पंच मिलेंगे। पर जब बात आएगी शिक्षा विभाग की, प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा की, तो वो उसके कर्मचारी, उसके टीचर, उसके मेम्बरान जो है प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा विभाग के दबाव में होंगे। शिक्षा विभाग उनको रेगुलेट करेगा। इसी तरह से जब बात आएगी प्राथमिक स्वास्थ्य की, तो उसके कर्मियों का मूल्यांकन, देखरेख, सेवा शर्तें हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। जब बात आएगी सड़कों की, नदी और नालों की, पुलों की, तो उसके कर्मचारियों और कर्मियों की देखरेख जो है वो हमारी पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। जब बात आएगी ग्रामीण बिजली विद्युतीकरण की, तो उसके कर्मियों की देखभाल जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करेगा। जब बात आएगी ग्राम के साथ लगते वनों की, तो उसके कर्मियों और उसके कर्म कार्य क्षेत्र को वन विभाग देखेगा। सारांश ये है कि
जो ब्यूरोक्रेसी भारत में इस्टेब्लिश हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डिपार्टमेंट्स जो इस्टेब्लिश हुए हैं, जाल बिछा है, वो अभी भी आ, अपनी शक्ति को इस नए लेवल ऑफ गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को डिवॉल्व नहीं कर पाए, को छोड़ने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके कर्मचारी और उनके अधिकारी, इवन नेतागण उसका रेजिस्ट करते हैं। और मैं कहूँ तो जो एमएलए की जो स्थिति है आज हिमाचल की राजनीति में या भारत की राजनीति में, एमएलए की जो शक्ति है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सशक्त पंचायत, सशक्त जिला परिषद, सशक्त पंचायत समिति चुनौती खड़ी करती है। इसीलिए कोई भी एमएलए या कोई भी प्रशासकीय अधिकारी, विभागीय कर्मचारी थर्ड टियर को डेवलप करने में हेल्प नहीं कर रहा। और इसीलिए बहुत आवश्यकता है कि चाहे पायलट बेसिस पे ही कुछ पंचायतों में इन विभागों का समूल डेवोल्यूशन जो है पंचायतों को किया जाए, उनके निरीक्षण का, प्लानिंग, उनकी मोटिवेशन का, गाइडेंस का कार्य जो है स्टेट गवर्नमेंट रख सकती है। पर एटलीस्ट पायलट प्रोजेक्ट करके देखा जाए कि किस तरह से यदि किसी पंचायत को एक फिक्स अमाउंट पे शिक्षा के लिए पैसा दिया जाता है, स्वास्थ्य के लिए पैसा दिया जाता है, विद्युतीकरण के लिए पैसा दिया जाता है, सड़क निर्माण के लिए पैसा दिया जाता है, तो किस तरीके से वो कर्मियों को लेकर के या खुद भी कई कर्मी वो यूज़ कर सकते हैं अपने गांव के या बाहर से ले सकते हैं, कैसी वो एक कर पाते हैं व्यवस्था। या अगर पंचायत को एक फिक्स बजट मिलता है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का, तो किस तरह से वो पंचायत चाहे आउटसोर्स के थ्रू करे, चाहे प्राइवेट कंपनियों के साथ एमओयू करे, चाहे किसी एनजीओ के साथ कोई टैगिंग करे, या अपने ही युवाओं को काम में लगाए, अपनी बेसिक ज़रूरतों की पूर्ति करती है। और इसमें कुछ कमियां भी रह सकती हैं, पर यदि हम सच में ही पंचायती राज व्यवस्था को एक स्वायत्त सरकार स्तर पर डेवलप करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने फैसले लेने का फ्रीडम हमें देना पड़ेगा। अन्यथा पंचायती राज व्यवस्था केवल एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तक ही रह जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो तीसरा एफ है, फंक्शनरी, और फंक्शनरी की बात हमने की, अब हम बात करेंगे तीसरा जो एफर्ट है जिसे हम कह सकते हैं फाइनेंसेस। तो आज भी पंचायतें अपने मैक्सिमम फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाली फंडिंग और स्टेट गवर्नमेंट को से आने वाली फंडिंग पर निर्भर है। उनकी अपनी रिसोर्स जनरेशन बहुत ही पुअर है एज़ कम्पेयर टू अर्बन लोकल बॉडीज़। और हाल ही में इस कुछ दिन पहले 2024 में सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने फटकार लगाई है राज्यों को। बहुत से राज्यों ने अपने स्टेट में 243 के तहत ही स्थापित होने वाले स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना नहीं की है या उसकी रिकमेंडेशन को चालू नहीं किया है, जो कि आपको पता होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को सुझाव देता है कि वो किस तरह से अपने रिसोर्सेज से पंचायती राज व्यवस्था को और शहरी निकायों को संसाधनों का बंटवारा कर सकती है। तो ये स्थिति आज है। अगर पंचायतें अपनी कुल रेवेन्यू का, अपने कुल रिसोर्सेज, अपने कुल खर्च का 5वां हिस्सा भी जनरेट नहीं कर पाएंगी तो बड़ी दिक्कत होगी। उसके लिए आज आवश्यकता है, जब एग्रीकल्चर का विषय पंचायतों को दिया गया है, तो एग्रीकल्चर पर टैक्सेशन की व्यवस्था, एग्रीकल्चर पर सेस की पावर जो है पंचायतों को मिलनी चाहिए। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं लगाना चाहिए, पर लोकल पंचायत को अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैक्स की व्यवस्था करने की क्या होनी चाहिए? आज़ादी, जो कि उनके लिए एक बेसिक रेवेन्यू सोर्स को जनरेट करेगा। इसके अतिरिक्त जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो गांव के वन क्षेत्र में पैदा होते हैं आसपास लगते, उसमें उनकी भागीदारी, फॉरेस्ट से निकलने वाले रिसोर्सेज में भागीदारी, जो माइनिंग और इस तरह के रिसोर्स गांव के आसपास की ज़मीन में होते हैं उसमें पंचायत की भागीदारी,
इंश्योर होनी चाहिए, ताकि पंचायत का कॉर्पस जो है, उसका जो राजकोष है वो डेवलप होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पंचायत को फंडिंग की, लोनिंग की पावर होनी चाहिए, जिस तरह की पावर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, उसकी जो स्थिति है, मूल्यांकन जो है वो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को देख के किया जाए। इसमें रेटिंग एजेंसीज की भी हेल्प ली जा सकती है। तो उसको फंडिंग की अधिकार होने चाहिए, पंचायत अपने बॉन्ड इशू कर सके या किस तरह की चीज़ें इशू कर सके, जैसे म्यूनसिपलिटीज़ को भी करना चाहिए। तो उससे कहीं ना कहीं पंचायत का एक कॉर्पस खड़ा होगा, उसके रिसोर्स मोबिलाइज होंगे, तो पंचायत जो है स्वायत्तता की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकती है। इसके अतिरिक्त जो लघु और कुटीर उद्योगों की जो स्थापना है, हैंडीक्राफ्ट्स की जो स्थापना है, ये विभाग जो है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से छोड़ करके सीधे पंचायतों को सौंप देनी चाहिए। या जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, वो सारी जो है हमें पंचायतों को छोड़नी चाहिए। हैंडीक्राफ्ट्स वाली भी ये सारे विभाग पंचायतों को देनी चाहिए, और ऊपर की जो एजेंसी वो केवल गाइडिंग वाली रह जाएं, और मेन पावर पंचायतों को सौंपनी चाहिए। आज स्थिति ये है कि अगर पंचायत किसी को वेरीफाई करती है गरीब, तो वो कागज़ बेसिकली आगे जाते हैं और आगे से अप्रूवल होकर के आता है, ब्यूरोक्रेसी अप्रूवल करती है, तब जाकर वो बात वैध होती है। तो ये किस तरह की एक व्यवस्था है जो स्वायत्ता पर आधारित है। इसके अतिरिक्त जो हिमाचल में ही देख लें हम, जो एक डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की व्यवस्था है, जो पैरेलल एक संस्था खड़ी कर दी है ब्यूरोक्रेसी ने, इस संस्था का अंत किया जाना चाहिए, और इस संस्था के बजाय हमारी पंचायतों को ही ड्राफ्ट रूप से डेवलप करना चाहिए। हाँ, उनके निरीक्षण या उनको गाइडेंस के लिए संस्था बने, संस्था रहे, पर इसकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पहले चेक करना फिर भेजने की जो पावर है वो ख़त्म होनी चाहिए। डेवोल्यूशन कंप्लीट होना चाहिए, और पंचायतों को स्वयं जो विषय बताए गए हैं उन पर फैसले लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी का जो होल्ड है इस डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, अन्यथा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कोई महत्व नहीं रह जाता। और जो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर है, इनके बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो सब्सिडियरिटी के प्रिंसिपल पे होना चाहिए, जिसका अर्थ है जो कार्य सबसे न्यूनतम स्तर पे हो सकता है वो वहाँ होना चाहिए, जो वहाँ नहीं हो सकता वो उससे ऊपर जाए, पंचायत समिति पे जाए, और जो वहाँ नहीं हो सकता वो जिला परिषद के स्तर पर जाए। और जिला की जो प्लानिंग कमेटीज़ की जो बात जो की गई है, उनको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जिला का पूरा रोड मैप मिल करके पंचायतें तैयार कर सकें और इसके अधिकारी कर सकें, और उनकी से उसमें बढ़ सके। पंचायतों के साथ धोखा ये हुआ है पंचायती राज व्यवस्था के साथ, जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उसी वक्त सारे एमएलएज और एमपीज़ ने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड नाम के रिसोर्स लिया, जो कि मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। लेजिस्लेचर में बैठने वाले आदमी को विकासात्मक कार्य करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, अन्यथा अगर वो मंत्री है तो वो अपने विभाग के थ्रू विकास का कार्य करे, सरकार के थ्रू करे, पर अगर उस मंत्री नहीं है तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, उसका काम है लोगों की समस्याओं को उठाना और लेजिस्लेशन में फोकस करना, ना कि विकास के कार्यों को देखना। तो ये स्कीम वैसे भी असंवैधानिक है, एमएलए और एमपी लोकल डेवलपमेंट फंड, पर इसने पंचायतों को ही वीक किया है एट द एंड ऑफ द डे, उनकी स्वायत्ता को छीना है। और दूसरी तरफ से हमारी जो ब्यूरोक्रेसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विभागीय स्तर से जो इवॉल्व हुई है, वो अब इन डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज के थ्रू, हालांकि बड़े सॉफ्ट तरीके से, पंचायती राज व्यवस्था को अपने पांव पर खड़े होने से रोक रही है। और मुझे ऐसा लगता है भारत का लोकतंत्र तब तक संपूर्ण नहीं होगा जब तक कि भारत तीसरे स्तर की इस शासन की इकाई को सशक्त और सक्षम और निपुण नहीं बना देता, तब तक भारत का लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में कामयाब नहीं होगा। धन्यवाद।